हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 136 दोस्ती के डेयर। गेट अप। श्रेया ने बड़ी सख्ती से ये बात निहाल से कही। कम ऑन, उठो। ये एक ऑर्डर जैसा था और निहाल हालांकि सुस्ता रहा था, लेकिन फिर भी श्रेया के इस ऑर्डर को सुनकर वो उठ के खड़ा हो गया। निहाल, तुम्हें क्या लगता है हम क्या कर रहे हैं? तुम और मैं इस कमरे में। निहाल जानता था कि श्रेया एक बार फिर उसे ये समझाने वाली थी कि कैसे वो दोनों सिर्फ वंश के पेरेंट्स हैं और कुछ भी नहीं। हाँ श्रेया, समझ गया मैं तुम्हारी बात। सुबह सुबह लेक्चर नहीं चाहिए यार। निहाल की इस बात ने श्रेया को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ जो तुम्हें लेक्चर दूं। मैं सिर्फ तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे स्पेस का ख्याल रखो। ये जो कर रहे थे ना तुम अभी बेड में लेटे हुए, मुझे अपने पास बुलाना एंड ऑल, इसका मतलब मैं अच्छे से समझती हूँ और मैं तुमसे इतनी उम्मीद अब करती हूँ कि तुम मुझसे इज्जत से पेश आओ। निहाल देख पा रहा था कि श्रेया ये सारी बातें काफी चिंता वाले एक्सप्रेशंस के साथ कह रही थी। श्रेया, मैं तुम्हारे स्पेस को डिस्टर्ब करने का इरादा नहीं रखता। यही कारण था कि मैं कल रात को भी उठ के अपने कमरे में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन कल रात तुमने ही मुझे यहाँ रोका, मुझे रिलैक्स फील होने दिया, और अब तुम मुझे एक मुजरिम की तरह फील करवा रही हो। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हें अकेले नींद नहीं आती है निहाल, और मुझे। श्रेया ने आगे की बात खत्म करने की जगह इस बात को अधूरा ही छोड़ देने में बेहतरी समझी। तुम्हें क्या? श्रेया, अपनी बात पूरी करो। क्या कहने वाली थी तुम? मुझे लगता है कि तुम कहने वाली थी कि तुम्हें मुझ पर तरस आता है ना? नहीं निहाल, ये नहीं कहना था मुझे। मेरे मुंह में बातें मत डालो। मुझे बस तुम्हारी। श्रेया को असल में निहाल की चिंता थी, लेकिन वो ये बात कहने से कतरा रही थी। पर निहाल का मुंह छोटा हो गया था और श्रेया समझती थी कि निहाल को श्रेया की बात सुनकर बुरा लगा है। इसलिए श्रेया ने पूरी हिम्मत करके अपनी बात कह दी। मैं तुम्हारी चिंता करने से खुद को रोक नहीं पाई निहाल। अब भी मुझे चिंता है तुम्हारी। तुम रात को अगर सोते नहीं हो तो क्या करते हो? ये सारी बातें रह रह कर मेरे भी दिमाग में घूमती हैं। तुम्हारी बेचैनी, वो अकेलापन, मैं नहीं चाहती कि तुम उन सब चीजों से अकेले गुजरो। जब श्रेया ने अपनी बात कह दी थी तो ना जाने क्यों वो निहाल से नजरें नहीं मिला पा रही थी। इसलिए निहाल को उसकी सच्चाई सुनकर कैसा लग रहा था, ये भी श्रेया की समझ से परे था। पर तभी कमरे में वंश आया। जब श्रेया ने वंश को देखा तो वो चौंक गई, क्योंकि वंश का मुंह इस तरह से बन गया था जैसे कि वो बस रोने ही वाला हो। हे बेबी, वंश क्या हुआ बेटा? आप कहाँ चले गए सुबह सुबह? आओ मम्मी चेक करेगी कि कहीं आपको फीवर तो नहीं है। लेकिन चेक करने पर यह साफ हो गया कि वंश को बिल्कुल भी फीवर नहीं था। हालांकि वंश का चेहरा अब भी उदासी से भरा हुआ था और वंश निहाल को एकटक देख रहा था। क्या हुआ बेटा? बताओ, कहीं दर्द हो रहा है क्या? पेट में दर्द तो नहीं है आपको? पर वंश ने अपने छोटे से मुंह को खोलकर बस इतना ही कहा। आपने कहा डैड को रात को नींद नहीं आती है, इसलिए वंश सैड है। निहाल ने तुरंत ही वंश को अपनी गोद में ले लिया और उसे दिलासा देते हुए बोला, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। डैड ठीक है और उन्हें नींद भी आती है रात को। पर श्रेया ने निहाल को टोक दिया, उसने हमारी बातें सुनी है निहाल। वो बच्चा है लेकिन बेवकूफ नहीं, इसलिए उसके सामने झूठ मत बोलो। डैड, वंश ने इस बार निहाल के गालों पर हाथ रखते हुए अपनी बड़ी आंखों में नरमी लाते हुए कहा, क्या आपको सच में रात को नींद नहीं आती है? वंश की आंखों में अपने लिए ये मासूम से चिंता देख के और श्रेया का कहा हुआ कड़वा सच जानकर निहाल के दिल में एक टीस सी उठी, और उसे लगा कि उसका दिल पिघल सा रहा है, नर्म हो रहा है, और यही नरमी उसे हिम्मत देती है अपने बेटे के किए हुए सवाल का जवाब देने की। हाँ बेटा, मुझे कभी कभी रात को नींद नहीं आती। वंश ने अब अपनी मॉम को देखकर कहा, लेकिन कल तो डैड सोए थे ना मम्मा। मैं आज सुबह जब उठा था तो मैंने देखा था कि डैड स्नो भी कर रहे थे, वो भी बहुत जोर जोर से। श्रेया और निहाल दोनों ही वंश की क्यूट सी बात पर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए।
निहाल ने भी अब वंश की नाक को खींचते हुए बड़े प्यार से कहा, वही तो प्रॉब्लम है बेटा, मुझे सिर्फ आपकी मॉम के पास सोने से नींद आ जाती है। निहाल का मूड एक बार फिर ठीक हो गया था, लेकिन उसकी ये बात सुनकर श्रेया को एक बार फिर ऑकवर्ड महसूस होने लगा। और साथ ही श्रेया को निहाल की इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि वो सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक इंसान जिसने जिंदगी के इतने साल काट लिए हैं, आखिर कैसे उसने इतने साल अच्छी नींद के बिना ही काट लिए। और काट भी लिए तब भी ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे सिर्फ एक ही इंसान के पास नींद आएगी और कहीं नहीं। अगर उसने किसी डॉक्टर से ये बात सुनी होती तो वो फिर भी मान जाती, लेकिन निहाल से सुनी बात पर भरोसा करना अब भी श्रेया के लिए आसान नहीं था। श्रेया के चेहरे पर शक की परछाई देखकर निहाल ने खुद ही कह दिया, तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं होता है तो डॉक्टर मुखर्जी से जाकर मिल सकती हो। उन्होंने ही बचपन से मेरी इस बीमारी को ठीक करने की कोशिश की है। क्या तुम्हें उनका फोन नंबर चाहिए? मैं खुद डायल करके दे सकता हूँ तुम्हें फोन। जहाँ श्रेया कोशिश कर रही थी कि निहाल के लिए बुरा ना महसूस करे, वहीं उनका बेटा वंश एक उदासी में डूबता जा रहा था। उसे अपने डैड का दुख जैसे खुद पर महसूस हो रहा था। ये शायद पहली बार हुआ था कि वंश को किसी और इंसान के लिए इस तरह से बुरा लग रहा था। उसने झट से निहाल के कंधे पर अपना सर रख लिया और उसे एक जोर का बड़ा सा हक किया, जैसे वो निहाल को अपनी बाहों में भरकर ठीक करने की कोशिश कर रहा हो। निहाल को भी वंश का प्यार महसूस हुआ। उसने वंश के बालों को सहलाते हुए और उसे पुचकारते हुए कहा, इट्स ओके बेटा, मैं डॉक्टर अंकल के पास जाता हूँ और वो मुझे दवाई दे देते हैं, फिर सब ठीक हो जाता है। निहाल ने जब वंश की आंखों में अपने लिए दर्द और प्यार देखा तो उसे दुनिया की बेस्ट फीलिंग आई। ऐसी फीलिंग जो चाहकर भी वो जिंदगी में कभी नहीं महसूस कर पाया था। वंश की आंखें आंसुओं से भर आई थीं। और श्रेया ने भी यही नोट किया कि बचपन से आज तक उसका बेटा वंश पहली बार किसी और के लिए रो रहा है। वंश ने अब जिद करते हुए कहा, नहीं डैड, अब भी मुझसे झूठ कह रहे हैं। वंश जब रात को सोने जाता है और मम्मा स्टोरी सुनाती है तो वंश को बहुत सारी नींद आ जाती है। वो तो तुरंत ही सो जाता है। और सो जाने की वजह से वंश सुबह फ्रेश भी उठता है और खूब खेलता है। इसलिए अगर मैं रात को नहीं सोया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, ये भी मुझे पता है। मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए अगर डैड भी रात को नहीं सोते हैं तो उन्हें भी तो बहुत बुरा लगता होगा ना, उनकी भी तो तबीयत खराब होती होगी। वंश की आंखों से अभी आंसू गिर रहे थे और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। श्रेया को अपने बेटे की संवेदनशीलता पर जहां नाज हो रहा था, वहीं उसे वंश के लिए बुरा भी लग रहा था। श्रेया ने खुद की आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोका और उन्हें निहाल की नजरों से बचाया। निहाल को भी एक पल के लिए समझ में ही नहीं आया कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए और अपने बेटे को किस तरह से चुप कराना चाहिए। क्योंकि निहाल के गले में जैसे एक गांठ बंध गई थी। भले ही उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, लेकिन उसका दिल जरूर भर आया था। निहाल को लग रहा था जैसे उसका दिल टूटने की जगह उसके सीने के अंदर सिकुड़ के छोटा हो जाएगा और फिर फट के बाहर आ जाएगा। निहाल को यूं खामोश देखकर श्रेया ने वंश के आंसुओं का सामना किया। बेटा, ऐसा नहीं सोचते, तुम्हें मैंने बताया था ना कि कैसे इस दुनिया में सबको बीमारी होती है और उस बीमारी से फाइट करने के लिए हमारे पास डॉक्टर भी होते हैं। तो बस डॉक्टर अंकल तुम्हारे डैड को जो गोली देते हैं उस गोली को खाकर डैड भी रात को सो जाते हैं। तो डैड को रात को नींद आ ही जाती है और वो टायर्ड भी नहीं होते और बीमार भी नहीं होते, है ना? निहाल श्रेया का सवाल सुनकर चौंक गया और फिर उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं दवाई खाकर रात को सो पाता हूँ और इसलिए मैं आपका स्ट्रॉन्ग डैडी हूँ ना। और स्ट्रॉन्ग डैडी के स्ट्रॉन्ग बेटे उनके लिए रोते नहीं हैं, बल्कि उनकी हेल्प करते हैं ठीक होने में। निहाल को आज तक कभी किसी और को कंफर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वो ऐसा इंसान था ही नहीं जिसके पास लोग अपनी मुसीबत लेकर सलाह मांगने जाते। इसलिए वो क्या कहे, किस तरह कहे, ये सब निहाल के लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। श्रेया ने भी निहाल की कोशिश की दाद देते हुए कहा, डैड इज राइट वंश, अब तो आप सैड नहीं होना।
क्योंकि अब तो आपको पता है कि डैड को रात को नींद आ जाए। इसका एक नहीं बल्कि बहुत सारे तरीके हैं, इसलिए वो ठीक रहेंगे और इसका मतलब है कि वंश भी खुश रहेगा, राइट? पर वंश ने अगला जवाब देने से पहले काफी कुछ सोचा और फिर धीरे से कहा, नहीं डैड को अब भी हमारी जरूरत है मम्मा, खासकर आपकी। इसलिए आप आज से उनके साथ ही सोना। वैसे भी डैड ने सबसे पहले यही कहा कि उन्हें आपके साथ में ही सोने से नींद आ जाती है, इसलिए मम्मा कुछ भी हो जाए पर आपको हमेशा डैड के साथ ही सोना पड़ेगा। औक वंश ने अपनी बात तो कह दी थी, लेकिन अब भी एक उदास चेहरे के साथ वो श्रेया को देख रहा था, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि श्रेया उसकी बात पर हामी भरेगी। उसकी पलकें भी नहीं झपक रही थी और उसकी नजर सीधा श्रेया को एकटक देख रही थी, उसके जवाब का इंतजार करते हुए। निहाल और श्रेया दोनों ही समझते थे कि वंश की बात का मतलब आखिर क्या है और वो किस तरह का कमिटमेंट मांग रहा है। लेकिन क्योंकि उसकी आंखों में अब भी आंसुओं की नदी भरी हुई थी, इसलिए श्रेया खुद को मजबूर पा रही थी। आखिर में वो इतना ही कह पाए, औक मम्मा भी डैड का ख्याल रखेगी, ठीक है? वंश को डैड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट। नहीं मम्मा, आप प्रॉमिस करो कि आज से आप डैड के साथ ही सोओगी, वरना मुझे डैड के लिए वरी करना होगा। श्रेया ने निहाल को देखा, पर निहाल की आंखों में भी इस वक्त कोई सल्यूशन नहीं दिख रहा था। आखिर में हार मानते हुए श्रेया ने कहा, बेटा मैंने आपकी बात मानने से मना तो नहीं किया ना, लेकिन मैंने क्या समझाया था आपको कि बड़ों के सामने जिद नहीं करते, जिद करना बुरी बात होती है ना? वंश को अपनी माँ की कही हुई सीख याद आ गई। साथ ही उसने अपनी माँ पर भरोसा भी कर लिया और फिर उसके गले जा मिला। औक मम्मा कहकर वंश ने एक बार श्रेया के गाल पर किस किया और फिर निहाल के गाल पर भी किस किया। निहाल तो अब भी एक तरह के शौक में था। उसके छोटे से बेटे ने आज उसके लिए इस तरह से चिंता जताई थी, जिस तरह से आज तक कभी किसी ने नहीं जताई थी। इस बात से निहाल बहुत ही ओवरवेल्म्ड फील कर रहा था। साथ ही उसे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि उसके दुख की वजह से कोई और, खास करके उसका बेटा, भी दुखी होगा। निहाल ने मन ही मन तय किया कि वो अपनी नींद की बीमारी का इलाज जल्द ही करेगा और इससे ठीक होने में पूरी शिद्दत से कोशिश करेगा। अब निहाल ने वंश को अपनी गोद में उठाकर कहा, चलो आज मैं तुम्हें तैयार करूंगा और एक बार फिर हम मेरे ऑफिस जाएंगे, है ना? निहाल अब अपना सारा समय वंश के साथ बिताने के लिए उतावला हो रहा था। श्रेया को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसके साइट पर काम जोर शोर से शुरू हो गया था और उसे नताशा के घर को कंप्लीट करने की जल्दी थी। वहीं नताशा रौनक के कमरे में थी। कल की रात उसने बिना किसी को खबर किए रौनक के कमरे में ही बिता ली थी। ऐसा उसने पहली बार नहीं किया था, लेकिन कल रात की बात कुछ और ही थी। रौनक ने नताशा को फोन करके बुलाया था और कहा था कि उसे पता चल चुका है कि श्रेया का अफेयर किसके साथ चल रहा है। कल रात को जब नताशा को सच्चाई के बारे में पता लगा तो वो काफी इनसिक्योर महसूस करने लगी थी और इसलिए उसने रौनक को एक बार भी खुद से दूर नहीं होने दिया। आखिर ऐसा क्या पता चल गया था नताशा को? क्या श्रेया का सच बाहर आ चुका था? और अगर ये सच था, तो नताशा इस सच के बारे में क्या करना चाह रही थी? एपिसोड 137 जिया जले। कल देर रात जब नताशा रौनक के घर आई तो उसने देखा कि रौनक अपने फोन में घुसा हुआ है। नताशा के दरवाजा खोलने से भी रौनक ने अपना सर ऊपर नहीं उठाया, सिर्फ कह दिया, दरवाजा लॉक कर देना बेबी, ये देखो मुझे क्या मिला है। नताशा का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे पूरी उम्मीद थी कि जो अंदाजा उसने पहले लगाया था कि श्रेया जरूर किसी शादीशुदा मर्द के साथ संबंध बना चुकी है, वही बात आज सच साबित होगी। जब नताशा जाकर रौनक के पास बैठी तो उसने देखा कि रौनक के फोन पर किसी का सोशल मीडिया प्रोफाइल खुला हुआ था। ये किसी इंसान का खुद का प्रोफाइल नहीं था, बल्कि किसी इंसान के लिए बनाया गया फैन प्रोफाइल था। निहाल शेरगिल का फैन पेज। निहाल शेरगिल का नाम तो नताशा ने कई बार चंडीगढ़ में सुना ही था, लेकिन उसने कभी निहाल की फोटो नहीं देखी थी। न्यूज़पेपर पढ़ने में भी नताशा का कभी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए निहाल के बारे में छपी खबरें आज तक उस तक नहीं पहुंची थी।
लेकिन नताशा को याद आ गया कि निहाल वही लड़का है जिससे वो एक दिन पहले उस ऑफिस के बाहर मिली थी जहां वो श्रेया का पीछा करते हुए पहुंच गई थी। इसी बात के साथ नताशा को ये भी याद आ जाता है कि कैसे उसने निहाल को देखकर सोचा था कि वो दिखने में किसी राजकुमार से कम नहीं था। नताशा का दिल निहाल के लिए धड़का था। पर ये लड़का श्रेया का आशिक कैसे हो सकता है भला? आयो शो रौनक कि श्रेया का जिस लड़के के साथ अफेयर है वो निहाल शेरगिल ही है। रौनक का एक हाथ उसके माथे पर रखा हुआ था। उसने सर हिलाकर कहा, हाँ मुझे आज ही इस बात की पक्की खबर मिली है। हालांकि उन दोनों की साथ में एक भी तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे आदमी ने बताया कि श्रेया आजकल इस निहाल शेरगिल के घर में ही रह रही है। रौनक के चेहरे पर भी निराशा और फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही थी। श्रेया उसकी एक्स वाइफ थी और उसे छोड़ने का निर्णय उसने बड़ी आसानी से ले लिया था। फिर भी वो यही उम्मीद करता था कि वो जिंदगी भर उसका इंतजार करेगी या उसके प्यार में दीवानी होकर घूमेगी। लेकिन आज उसी एक्स वाइफ को चंडीगढ़ के सबसे एलिजिबल बैचलर के साथ देखकर रौनक को इस सच का सामना करना पड़ रहा था कि श्रेया सिर्फ उसके लिए जिंदगी भर इंतजार नहीं करने वाली थी। इनफैक्ट श्रेया उससे बहुत आगे निकल चुकी है और उसके चाहने वालों से रौनक को इनसिक्योरिटी भी महसूस हो रही थी। इसलिए किसी बिगड़े हुए आशिक की तरह रौनक अपने फोन पर पिछले 5 सालों में निहाल शेरगिल के बारे में की गई हर एक पोस्ट और हर एक फोटो को अच्छे से छान रहा था। वहीं नताशा को ऐसा लगा जैसे उसे उल्टी ही आ जाएगी। श्रेया उसकी बड़ी बहन कभी बनी नहीं, सिर्फ जिंदगी के हर मोड़ पर उसे श्रेया से मात खानी पड़ी थी। ऐसे में श्रेया का कामयाब हो जाना या एक रिच और सक्सेसफुल इंसान के साथ रिश्ता बना लेना नताशा के लिए एक और हार के सिवाय और क्या हो सकता है। नताशा ने कुछ और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और भी सवाल पूछे, और वो बच्चा जो पिछली बार वाले फोटो में उस आदमी की गोद में था, क्या वो बच्चा इसी निहाल शेरगिल का है? क्या निहाल का परिवार खराब है या उसे कोई मेंटल बीमारी है? रौनक ने गुस्से में कहा, नहीं, कोई बच्चा नहीं है निहाल का, और जहां तक मुझे पता है उसे कोई मेंटल बीमारी या परिवार का स्ट्रेस नहीं है। इनफैक्ट निहाल शेरगिल के बारे में मैं कुछ बातें जानता हूँ। कई सालों तक निहाल से बड़ा प्लेबॉय चंडीगढ़ में और कोई नहीं था, लेकिन पिछले 1-2 साल से निहाल धीरे धीरे इन पार्टियों में दिखना ही बंद हो गया और उसने अपना नया बिजनेस भी बहुत बड़ा कर लिया है। मुझे लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये अपनी श्रेया से कब और कैसे मिला। श्रेया के नाम के आगे रौनक का अपनी लगा देना नताशा का बहुत चुभा। उसने अपनी जगह से उठ के कहा, कोई तो बात जरूर होगी रौनक, वरना यूं ही इतना हैंडसम और सक्सेसफुल इंसान भला श्रेया जैसी मामूली लड़की के पीछे अपना टाइम वेस्ट क्यों करेगा? मुझे तो ये रिश्ता इतना सीधा नहीं दिखता। और फिर हमें कैसे पता कि ये अफेयर है या? रौनक ने नताशा की आधी अधूरी बात को सुनते ही उसकी तरफ देखा, या क्या तुम्हें क्या लगता है? नताशा ने कहा, ये भी तो हो सकता है कि ये एक अफेयर ना हो कि सिर्फ पैसों का लेन देन हो, समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? रौनक को वैसे तो नहीं लगता था कि श्रेया इस तरह की लड़की है, लेकिन अब जब श्रेया हमेशा के लिए उसे खुद से दूर जाती दिख रही थी तो रौनक के दिमाग में भी ऐसी ही बातें बैठ गईं। हम तुम्हारी बात में दम हो सकता है। मैं इन दोनों के रिश्ते के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता हूँ। नताशा इसके बाद रौनक के गले लग गई। उसने रौनक की शर्ट को खींचकर उसे अपने पास खींचा और रौनक के गालों पर एक लुभावने तरीके से किस किया। मुझे तो बस तुम्हारी जरूरत है रौनक। श्रेया जैसी लड़की हमारे रिश्ते से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। और हमें एक दूसरे के एकदम पास रहने की जरूरत है। एकदम पास। ऐसा कहते हुए नताशा रौनक के और भी पास आ गई। रौनक का ईगो भी काफी हर्ट हुआ था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके हाथ से छूट रही श्रेया को वो किस तरह एक बार फिर अपने बस में कर ले। पर फिलहाल एक दूसरी सुंदर लड़की, नताशा, उसे लुभाने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल इसी लड़की का साथ उसका मूड ठीक करने के लिए काफी था। पर असलियत बहुत सिंपल थी। निहाल और श्रेया के एक साथ होने की खबर ने रौनक और नताशा दोनों का ही कॉन्फिडेंस काफी कम कर दिया था और साथ ही उनके अंदर एक ऐसी आग को भड़का दिया था जो जल्दी शांत नहीं होने वाली थी।
अब ये दोनों श्रेया के जीवन को एक बार फिर उखाड़ फेंकने के लिए क्या क्या करेंगे, ये जानना इस वक्त मुमकिन नहीं था। सुबह की पहली किरण जब रौनक के कमरे के अंदर आई तो नताशा रौनक की बाहों से निकलकर अंगड़ाई ले रही थी। रात भर दोनों एक पल के लिए भी चैन से नहीं सोए थे और इसका कारण भी श्रेया ही थी। श्रेया ने जैसे ना चाहते हुए भी उन दोनों के दिमाग पर कब्जा कर रखा था। यूं ही रात को आधी नींद में नताशा को एक बात सूझी थी। और अब रौनक की जहां आंखें खुल रही थी वहीं नताशा ने अपना मुंह खोल दिया। सुनो रौनक, आई एम श्योर कि हमें हमारी शादी को प्रीपोन कर लेना चाहिए। रौनक शायद अब भी पूरी तरह नहीं उठ पाया था, इसलिए उसने अपनी आंखों को रगड़ते हुए कह दिया, हाँ चलो आज ही शादी कर लेते हैं। नताशा इस बात को सुनकर खुश हो गई, लेकिन रौनक तो सिर्फ मजाक कर रहा था। नताशा के चेहरे पर एक्साइटमेंट देखकर रौनक ने बिस्तर से उठते हुए कहा, ओ मैडम प्लीज थोड़ा रिलैक्स कर जाओ तुम कभी। अब शादी करनी है, तब शादी करनी है। यार 5 साल पुराना रिश्ता है हमारा, शादी भी हो जाएगी ना। तुम यूं डेस्परेट बिहेव करना बंद कर दो नताशा, इट्स अ बिग टर्न ऑफ। ये कहकर रौनक ने अपनी तरफ के कंबल को जोर से नताशा की तरफ यूं फेंका कि वो उड़ता हुआ नताशा के पैरों पर जाकर जोर से लगा। उसकी पतली चेन से नताशा की टांग में एक जगह पर दाग भी हो गया। नताशा ने आउच तो कहा, लेकिन रौनक तब तक अपने बिस्तर से निकलकर बाथरूम जा चुका था और बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद भी कर चुका था। बाथरूम के दरवाजे के बंद होते ही नताशा अपने ऊपर पूरा कंबल खींचकर रोने लगी। उसका मन तो नहीं था रोने का, लेकिन आंसू उसकी पलकों से यूं बह रहे थे जैसे कोई बात खुला रह गया हो। सच तो यही था कि नताशा अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस कर रही थी, क्योंकि वो खुद भी अपनी इज्जत नहीं करती थी और रौनक भी उसकी इज्जत नहीं करता था। इसलिए आज नहीं तो कल नताशा को यूं बिखर जाना ही था। अपने आंसू पोंछते हुए पर वो एक ही बात दोहराने लगती, आई हेट यू श्रेया, आई हेट यू। वहीं दूसरी तरफ शेरगिल मेंशन के आउट हाउस में माहौल थोड़ा शांत सा था। जब से वंश ने श्रेया से ये वादा लिया था कि श्रेया हर रात निहाल के साथ ही सोएगी, तब से श्रेया ने निहाल की आंखों में एक बार भी नहीं देखा था। शायद वो अपनी ही भावनाओं से जूझ रही थी, लेकिन जो भी हो निहाल का सामना करने की हिम्मत अब तक श्रेया नहीं जोड़ पाई थी। इसलिए जब श्रेया काम पर निकलने के लिए तैयार हो गई और निहाल वंश को अपने साथ ले जाने के लिए आउट हाउस आया तो श्रेया ने एक बार फिर अपनी नजरें नीची करते हुए निहाल से जल्दबाजी में कहा, मुझे आज काम से लौटने में थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए अगर तुम्हें भी कोई जरूरी काम हो तो तुम्हें वंश को प्ले एरिया में छोड़ना है। निहाल ने नोटिस किया था कि श्रेया उससे नजरें चुरा रही है, इसलिए उसने श्रेया के हाथ को एक पल के लिए थामते हुए उसे रोका और कहा, मैं अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगा श्रेया, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वंश को समझाने के लिए कोई बहाना भी मैं ही बना दूंगा। पर श्रेया ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऑनेस्टली मैं कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन अब ये बात हो चुकी है। मैं अपने बेटे को वादा तोड़ना नहीं सिखा सकती, इसलिए मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। और वैसे भी क्या पता इसी बहाने तुम्हारी बीमारी भी ठीक होने लगे। इस बात को सुनकर निहाल ने भी श्रेया का हाथ एकदम से छोड़ दिया। उसे भी अब थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगा था। श्रेया को अपनी मर्जी से छेड़ना या किसी बात पर तंग करना अलग बात थी, लेकिन अपने बेटे के दबाव की वजह से दोनों का साथ में हर रात सोना निहाल के दिल को भी नहीं भा रहा था। खासकर इसलिए क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि ये सब उसकी सोने की बीमारी की वजह से हो रहा है। ये बीमारी श्रेया को मजबूर कर रही है उसकी चिंता करने पर तभी वंश आकर अपने डैड के गले लग जाता है और निहाल वंश को लेकर फिलहाल के लिए अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। श्रेया भी साइट पर जाने के लिए घर के गेट से बाहर निकलती है, लेकिन तभी बबली उसके घर के बाहर अपनी गाड़ी रोकती है। श्रेया, क्या तुम साइट जा रही हो? क्यों ना मैं तुम्हें वहां छोड़ दूं? श्रेया ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी होगी जरूर, इसलिए तुम मुझे ये ऑफर दे रही हो।
पर सॉरी, मुझे मना करना पड़ेगा क्योंकि आज साइट के अलावा भी मुझे कई और जगह जाना है और इसलिए ये ज़रूरी है कि मैं अपनी गाड़ी में ही ट्रैवल करूं। बबली ने इस बात का झट से जवाब देते हुए कहा, तो फिर ठीक है, मैं अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर देती हूँ। तुम एक काम करो, तुम मुझे अपनी साइट तक ड्रॉप कर दो। बबली की इस बात से श्रेया काफी हैरान हो गई, क्योंकि जरूर कोई बहुत बड़ी बात होगी जिस वजह से अक्सर बिजी रहने वाली बबली आज श्रेया के साथ समय बिताने के लिए इस तरह तरस रही है। जल्द ही बबली ने अपनी गाड़ी साइड में लगाई और फिर श्रेया की गाड़ी में आकर बैठ गई। कुछ देर तक दोनों बिल्कुल चुप रहकर चंडीगढ़ के ट्रैफिक से गुजरते रहे, लेकिन आखिर में श्रेया ने बात को बढ़ाते हुए कहा, भाविका, तुम्हें बात करनी होगी। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम अपने दिल में दबाए हुए घूम रही हो? तुम्हें इतना परेशान मैंने पहले कभी नहीं देखा है, प्लीज टेल मी। बबली ने एक लंबी सांस खींचते हुए अब श्रेया को देखा। उसकी बचपन की इस दोस्त और उसमें चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना आ गई हो, लेकिन दोनों अब भी एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते थे। इसलिए बबली की हिम्मत बढ़ी और उसने कहा, मैं अर्नव से मिलने गई थी, ये कहने कि मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहूंगी। कैन यू इमेजिन श्रेया, मैं भाविका खुद उसके पास चल कर गई थी। ना जाने कितने सालों के बाद किसी पर भरोसा करने चली थी मैं। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहती वो पता है मुझे क्या बोलने लगा। उसने कहा कि उसकी मम्मी ने उसके लिए कोई कुड़ी ढूंढी है और मेरे मना करने के बाद वो उस कुड़ी से मिलने के लिए हाँ भी कह देगा। कहता है, मेरी चिंता मत करो। माय फुट, मैं क्यों उसकी चिंता करूंगी? वाहेगुरु ने इतने सारे काम दिए हैं मुझे, वो काम ना करके मैं उस धोखेबाज की चिंता करूंगी जो एक दिन कुछ कहता है और अगले दिन कुछ। काम डाउन भाविका, मैं समझ रही हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। इन लड़कों पर ज्यादा भरोसा करना ही हमारी गलती है। सच पूछो तो मुझे लगता था कि मैं अर्नव को अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन उसने तो तुम्हें प्रपोज करके भी मुझे शॉक कर दिया था और अब तुम्हारी इस बात को सुनकर मैं और शॉक हो रही हूँ। तुम बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तुम कहो तो काम धाम छोड़ के चलो, आइसक्रीम खाने चलते हैं। आइसक्रीम की बात सुनकर बबली से रहा नहीं गया और वो जोर से हंस पड़ी। सीरियसली? सुबह के 11 बजे तुम और मैं आइसक्रीम खाएंगे? क्यों, याद है एग्जाम के बाद हम दोनों ऐसे ही तो आइसक्रीम खाने जाया करते थे? श्रेया ने बबली को याद दिलाया। बबली इस बात पर हंस पड़ी और उसने कहा, यार तुम ना अब अर्नव से ज्यादा वियर्ड बिहेव मत करना। मैं नहीं चाहती हूँ कि उसे लगे कि उसका प्रपोजल मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात थी। मैं उसे वो मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं देना चाहती। एपिसोड 138, मुझे नींद न आए। शाम को अपना काम खत्म होने के बाद श्रेया वंश को पिक करने निहाल के ऑफिस जा रही थी। सुबह बबली से हुई बातों को अपने दिमाग में दोहराते हुए श्रेया यही सोच रही थी कि कैसे उसकी दोस्त का दिल दुखा है। भले ही बबली और उसका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसके दुख का एहसास जैसे अब श्रेया को भी हो रहा था। शायद ये इसलिए भी वो ज्यादा महसूस कर पा रही थी क्योंकि दिल टूटने का एहसास उसे कई साल पहले हो चुका था। बबली ने श्रेया से कहा था कि वो अर्नव से इस बारे में बिल्कुल भी बात ना करे। श्रेया, तुमसे आज ये सारी बातें शेयर करके मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा है। और वैसे भी मेरे अंदर इतना कुछ भरा हुआ था कि किसी जीते जागते इंसान के सामने भड़ास निकालनी ही थी। इसका मजा ही कुछ और होता है। ऐसा लगता है कि मेरे दिल में मौजूद एक बड़ा सा गुब्बारा फट गया हो। श्रेया को भी ये बात सुनकर एक अजीब सी खुशी महसूस हुई थी। इसलिए अब निहाल के ऑफिस जाते हुए श्रेया ने तय किया कि वो बबली और अपने बीच हुई बात खुद तक ही सीमित रखेगी। लेकिन जैसे ही श्रेया ऑफिस के अंदर गई, उसके सामने अर्नव आकर खड़ा हो गया। हेलो, कैसी हैं आप श्रेया जी? श्रेया क्योंकि बबली की कही बातों से इतनी इन्फ्लुएंस्ड हो चुकी थी कि उसने अर्नव को गुस्से से भरा एक्सप्रेशन दिखाते हुए कहा, मैं बिजी हूँ अर्नव, बस वंश को लेने आई हूँ। ओह हाँ, वो तो काफी मजे कर रहा है। आज सुबह से कई टॉयज खरीद कर ले आए हैं निहाल सर, वंश के लिए। अपने ऑफिस के ही एक कोने में एक प्ले एरिया बना दिया है उन्होंने, सो क्यूट। श्रेया इतना कहकर आगे बढ़ गई।
लेकिन अर्नव ने फिर भी उसे रोकने की कोशिश की। प्लीज श्रेया जी, अगर आपके पास 5 मिनट का भी समय है तो क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? एक बात है जो बहुत जरूरी है। अब क्योंकि श्रेया को असलियत में अर्नव से काफी हमदर्दी थी, इसलिए उसने कुछ ज्यादा इनकार करने की जगह उसे एक मौका देने का सोच लिया। श्रेया के हाँ कहने पर अर्नव श्रेया के साथ उसी फ्लो के एक खामोश कोने में आ गया और उसने श्रेया की आंखों में देखकर कहा, देखिए श्रेया जी, क्योंकि आप एक अच्छी इंसान हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको किसी दूसरे इंसान से कोई ऐसी खबर मिले जिस वजह से आप मुझे गलत समझ बैठें। अर्नव का इतना कहना काफी था। श्रेया समझ चुकी थी कि वो बबली से हुई अपनी बातों के बारे में ही कुछ कहने वाला है। लेकिन श्रेया ने उसे ना रोका और ना ही टोका, बल्कि इस सिक्के के दूसरे पहलू को जानने के लिए तैयार हो गई। दरअसल श्रेया जी, बात ये है कि आपकी दोस्त भविका जी मुझे बेहद पसंद आ गई है। मतलब एक दोस्त से ज्यादा, एक हमसफर की तरह। मैं बहुत सिंपल हूँ श्रेया जी, इसलिए उनसे शादी करना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। लेकिन समझ सकता हूँ कि आज का जमाना बहुत फास्ट है और लोग एक दूसरे को आसानी से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कर पाना मेरे लिए आसान नहीं है। इसलिए मैं भाविका जी को प्रपोज कर दिया। पर मेरे प्रपोजल को सुनकर वो बिल्कुल बिगड़ गईं। यहाँ मैं उनके साथ एक जिंदगी बिताने की बात सोच रहा था, वहीं वो मुझे इंसल्ट करने लगी, जैसे मैंने कुछ बहुत गलत कह दिया है। वो तो अपने लॉयर होने की भी धमकी देने लगी। अब आप ही बताएं कि इसमें मेरी क्या गलती है? अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं उस बात को समझ सकता हूँ, लेकिन प्यार से मुझे मना तो कर सकती थी ना वो। मैं मान लेता ना, उन्हें फोर्स कभी नहीं करता। श्रेया अर्नव की बात सुनकर काफी हैरान रह गई थी। बबली ने जो जो बातें बताई थी उनसे बहुत अलग कहानी अब अर्नव उसे बता रहा था। बबली के अनुसार तो अर्नव ने अपने गुरूर में आकर उसे हर्ट किया था और इस रिश्ते को बड़ा ही कैजुअल तौर पर लिया था। पर अब अर्नव की बातों के अनुसार गलती बबली की थी। यानी कि बबली ने उसे न सिर्फ इनकार किया था बल्कि उसकी इंसल्ट भी की थी। श्रेया एक पल के लिए बिल्कुल ही चुप हो गई और अपने मन में सोचने लगी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? दो लोग एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों का अपना अपना एक्सपीरियंस इतना अलग कैसे हो सकता है? जब श्रेया ने कई देर तक कुछ भी नहीं कहा तो अर्नव उसके लिए परेशान हो गया। आप ठीक तो हैं? एक मिनट, क्या आपको भी यही लग रहा है कि मैंने ही गलत किया है? देखिए श्रेया जी, मैं अपनी मम्मी की कसम खाकर आपको बता सकता हूँ कि भाविका जी की तरफ मेरे इरादे सिर्फ नेक थे। आखिर मैं उनसे प्यार करता हूँ। ये भी नहीं जानता कि कब से करता हूँ या कितना करता हूँ, पर हाँ प्यार करता हूँ इतना अच्छे से जानता हूँ। लेकिन अब पता नहीं मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा। जिस तरह भाविका जी ने मुझे मना कर दिया, उस तरफ से अब मुझे कोई भी उम्मीद नहीं दिखती है। अर्नव की बात सुनकर अब जैसे श्रेया होश में आ गई। उसने अर्नव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उम्मीद, ये एक ही तो चीज है जो तुम्हारे हाथ में है अर्नव। अपनी उम्मीद मत छोड़ना कभी। अगर तुमने किसी से प्यार किया है तो उस प्यार को जिंदा रखने के लिए सिर्फ एक उम्मीद ही तो काफी है। उम्मीद टूट गई तो प्यार छूट जाएगा। और मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मेरी एक बात मान लो कि अपने प्यार को इतनी आसानी से बुझने मत देना। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो भाविका एक दिन जरूर इसकी अहमियत समझेगी और तुम्हें अपना लेगी। अर्नव ने पिछले 24 घंटे में बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी थी और उसे नहीं लगा था कि अब आगे कुछ भी हो सकता था। लेकिन श्रेया की बात ने जैसे उसकी बुझती हुई उम्मीद में चिंगारी लगा दी। थैंक यू श्रेया जी, मैं आपकी बात को याद रखूंगा एंड थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए। मैं आपसे इसलिए खुद ही बात करना चाहता था क्योंकि मैं आपके दिल में अपने लिए गलतफहमी नहीं देखना चाहता। इस वक्त उस खाली कॉरिडोर में निहाल चलकर आया। गाइस, तुम वहां क्या कर रहे हो? श्रेया, वंश तुमसे मिलने की जिद कर रहा है। जूलिया ने उसे बता दिया कि तुम यहाँ आए हो। कम। और श्रेया ने अर्नव को उम्मीद की आखिरी मुस्कान देते हुए कहा, डोंट वरी अर्नव, तुम अच्छे इंसान हो और उम्मीद है कि जिंदगी भी तुम्हारे साथ अच्छा ही करेगी। ओके, टेक केयर।
और श्रेया फिर निहाल के साथ वंश के पास चली गई। उस शाम को घर में लौटते ही आउट हाउस का माहौल टेंशन से भरा था। वंश की जिद के मुताबिक श्रेया और निहाल को एक बार फिर आज साथ सोना था, एक ही कमरे में। निहाल शाम से कुछ ऐसे बहाने सोच चुका था जिन्हें कहकर वो अपने कमरे में वापस चला जाए, पर हर बार उसे श्रेया की वही बात याद आ गई। मैं अपने बेटे को वादा तोड़ना नहीं सिखाऊंगी, ऐसा कहा था श्रेया ने, और निहाल भी इस बात से सहमत था। श्रेया को भी ऑकवर्ड लग रहा था। पिछले 5 सालों में श्रेया ने किसी भी तरह के आपसी संबंध किसी मर्द के साथ नहीं बनाए थे। अपना कमरा, अपना घर, ऐसी जगहों में आराम से बिना किसी शर्म के रहने की उसे आदत थी। लेकिन आज वो अपने बदन को, खासकर अपने कंधों को कसा हुआ पा रही थी। जैसे अपने घर में होकर भी उसे हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ रहा है। निहाल ने रात होने से पहले एक बार वंश से कहा, और बेटा, डैडी अब दादी से मिलकर आएंगे और उन्हीं के साथ डिनर करेंगे, ओके, जैसे आप अपनी मम्मा के साथ कर रहे हो। इसलिए आई विल सी यू सून। वंश ने मुस्कुराते हुए निहाल को बाय तो कर दिया, लेकिन निहाल को गए हुए कुछ ही समय हुआ था कि वंश ने श्रेया से पूछा, मम्मा, डैड गुड नाइट स्लीप के लिए वापस यही आएंगे ना, हमारे पास? श्रेया वैसे तो ये कहने से डर रही थी, लेकिन फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ही कह दिया, ऑफ कोर्स बेटा, उन्होंने आपसे कहा है ना कि वो आएंगे, तो बस फिर वो जरूर आएंगे। इतना कहकर श्रेया ने खुद को बेचैनी से उस आउट हाउस के दरवाजे की तरफ नजरें टिकाते हुए पाया। निहाल भी घर पहुंचकर देखता है कि आज मोनिका शेरगिल किसी डिनर के इनविटेशन पर घर से बाहर गई हैं। इसका मतलब था कि निहाल को चाहकर भी इस सिचुएशन में हेल्प करने वाला कोई नहीं है। कुछ देर तक निहाल ने अपने कपड़े बदले, अच्छा सा नाइट सूट पहना और फिर उस नाइट सूट को सूंघकर 4 बार चेक किया। वैसे तो वो अपने बेटे के बगल में ही सोने वाला था, पर ना जाने क्यों आज वो थोड़ी एक्स्ट्रा तैयारी करने के मूड में आ गया। जब तक निहाल आउट हाउस में वापस लौटा तब तक श्रेया और वंश दोनों ही बिस्तर पर जा चुके थे। कमरे की लाइट धीमी हो गई थी और श्रेया वंश को एक छोटी सी बुक से एक कहानी पढ़ के सुना रही थी। ऐसे में जब निहाल अंदर आया तो वंश खुशी से झूम उठा। वंश ने दौड़ लगाते हुए निहाल की तरफ कदम बढ़ाए। वहीं श्रेया को भी राहत मिली और उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कान आ गई। वंश को गोद में लिए निहाल बिस्तर के दूसरे कोने में आ गया और वंश को एक बार फिर कंबल के अंदर घुसने के लिए कहा। उस रात श्रेया ने भी एक नॉर्मल सा नाइट सूट पहना हुआ था और बिना मेकअप के वो रिलैक्स्ड लग रही थी। निहाल ने श्रेया की आंखों में देखा और पूछा, आर यू ऑफ? श्रेया इस सवाल से जरा सा चौंक गई, लेकिन फिर सर हिलाते हुए उसने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद श्रेया एक बार फिर उस स्टोरी बुक से कहानी पढ़ने लगी और निहाल की बाहों में लेटा वंश दोनों ही इस कहानी को बड़े चाव से सुनने लगे। श्रेया को कहानियां सुनाने में और पढ़ने में काफी मजा आता था, इसलिए वो काफी दिलचस्पी से अलग अलग आवाजें बनाकर कहानी सुनाया करती थी। इसे सुनकर वंश जितना खुश होता, आज निहाल के चेहरे पर भी उतनी ही खुशी थी। जब कुछ देर बाद श्रेया ने उस किताब को पढ़ने से एक ब्रेक लिया तब उसने पाया कि वंश ना जाने कब का सो चुका है, लेकिन निहाल की आंखें खुली हुई हैं और उनमें उत्सुकता है। वो किसी 10 साल के बच्चे की तरह उस कहानी को खुद भी सुन रहा था। श्रेया ने मुंह बनाते हुए धीमी आवाज में कहा, वंश तो सो गया, अब तुम भी सो जाओ। ये स्टोरी भी अब खत्म होने ही वाली है। पर निहाल ने श्रेया की बात के जवाब में अपना फरमान जारी किया, नहीं प्लीज, पूरा एंड तक पढ़ो ना, मैं सुन रहा हूँ ये स्टोरी। श्रेया ने एक उंगली दिखाकर निहाल को अपना एक्साइटमेंट कम करने की सलाह दी और फिर एकदम धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए बाकी की कहानी को उसने पढ़ना शुरू किया। बस 2 ही पेज में जब कहानी खत्म हो गई और श्रेया ने पलटकर निहाल को देखा तो पाया कि उसके चेहरे का उत्साह अब भी बना हुआ है। खत्म हो गई स्टोरी निहाल, अब गुड नाइट। पर निहाल का मन नहीं भरा था। प्लीज श्रेया, कोई दूसरी कहानी भी पढ़ो ना। वहां देखो ना कितनी बुक्स रखी हैं, इनमें से कोई भी पढ़ लो। इस बार निहाल ने जिद भी फुसफुसा कर ही की थी। वंश को सोए हुए थोड़ा समय हो गया था और कोई भी उसे जगाना नहीं चाहता था।
पर श्रेया ने अपनी अंगड़ाई रोकते हुए कहा, सॉरी निहाल, इट्स टू लेट, मुझे नींद आ रही है। एक काम करो, ये लो बुक और तुम खुद ही पढ़ लो। ऐसा कहकर श्रेया ने किताब निहाल की तरफ की, लेकिन आखिरी पल में खुद को रोक लिया। एक्चुअली नहीं निहाल, तुम सो जाओ, याद है ना तुम्हें अपनी नींद पूरी करनी है, यही कहा था ना तुमने। इतना कहकर श्रेया मुस्कुराए और अपनी तरफ की लाइट बंद करने लगी, पर निहाल ने उसे ऐसा करने से रोका। मैं बंद कर दूंगा लाइट श्रेया, तुम सो जाओ, मैं भी जल्द ही सो जाऊंगा। आई नो मुझे सोना है, I'll do it। इसके बाद श्रेया ने अपनी चादर को खींचा और अपने आप को अच्छे से कवर करके वंश की तरफ अपना मुंह करके सो गई। निहाल के हाथ में एक किताब थी जिसे वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर साथ ही उसका पूरा ध्यान श्रेया के आधे छुपे चेहरे पर हर कुछ सेकंड में चला जा रहा था। अपने बगल में लेटे हुए वो दो ऐसे इंसानों को देख रहा था जिनसे वो कुछ महीने पहले ही मिला था, लेकिन साथ में मिलकर ये दो लोग उसका परिवार कब बन गए थे उसे शायद इस बात का पता भी नहीं लगा था। पर इस वक्त श्रेया का चेहरा उसकी नींद भगा रहा था। उसे लग रहा था जैसे पूरी रात बैठ के उसे इसी चेहरे को देखते रहना है। तभी निहाल के दिमाग में एक बात आ गई। उसने जिंदगी में कई रातें जाग कर काटी हैं, श्रेया के आने से वो बात बदल गई थी, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि श्रेया के साथ होकर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो अपनी नजरें श्रेया से हटा ही नहीं पा रहा था। श्रेया तो अब गहरी नींद में जा चुकी थी, लेकिन निहाल को नींद आने की जगह उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठ रही थी श्रेया के लिए। एपिसोड 139 खेल खेल में। अगले दिन की सुबह शेरगिल मेंशन के आउट हाउस में कुछ हिचकिचाहट के साथ हुई थी। जब श्रेया की आंख खुली तो उसने देखा कि वंश और निहाल दोनों ही कमरे में नहीं हैं। श्रेया ने एक हसीन सा सपना देखा था, क्योंकि सुबह आंख खोलते ही उसने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान को महसूस किया। लेकिन वो सपना उसे अब याद नहीं था, पर कई दिनों बाद उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने घर में उठी है, शांति से घिरी हुई और प्यार के बीच। श्रेया अपनी आंख मलते हुए बाथरूम में जाकर सीधा शावर के नीचे खड़ी हो गई। सुबह सुबह अपने अंदर वो काफी फुर्ती महसूस कर रही थी और नहाना श्रेया का सबसे पसंदीदा रिलैक्सेशन का तरीका था। अपने ठंडे पानी वाले शावर के नीचे श्रेया की खुशी जैसे कुछ और बढ़ गई थी। तभी उसने बाहर किलकारियों की आवाज सुनी। बाथरूम में एक छोटी सी खिड़की थी, इससे बाहर झांकने पर शेरगिल मेंशन का गार्डन दिखता था। श्रेया ने वहां दो बच्चों को खेलते हुए देखा। इसमें से एक बच्चा वंश था, लेकिन दूसरा बच्चा, आखिर बच्चा नहीं निकला, वो निहाल था जो अपनी टांगों को झुकाकर वंश के साथ कुछ खेल रहा था। हल्की सी धूप उन दोनों पर पड़ रही थी और उनके हंसने की आवाज किसी गाने की तरह श्रेया के कान में पड़ रही थी। श्रेया एक पल के लिए दोनों को मंत्रमुग्ध होकर देखती रह गई। कुछ पल बाद जब शावर का पानी जबरन ही काफी बह गया था तो श्रेया जैसे होश में आ गई। उसने झट से अपना शावर खत्म किया और बाहर गार्डन की तरफ जाने के लिए तैयार हो गई। श्रेया जैसे ही तैयार होकर गार्डन पहुंची तो उसने वंश को अपनी तरफ दौड़ के आता हुआ पाया। मम्मा, मम्मा, गुड मॉर्निंग मम्मा, देखो डैड और मैं एक नया गेम खेल रहे हैं। इसमें डैड एक हॉर्स बने हुए हैं और मैं उन्हें राइड कर रहा हूँ। श्रेया और वंश से कुछ ही दूर निहाल घास में अब भी लेटा हुआ था। उसका शरीर तिरछा था और उसका एक हाथ उसके सर के नीचे था। उसके चेहरे पर लेकिन एक अजनबी सा भाव था, जैसे वो श्रेया को नहीं बल्कि किसी अजनबी को देख रहा हो। श्रेया ने अपनी भौहें ऊंची करके आंखों ही आंखों में निहाल को इशारा किया। क्या हुआ तुम्हें? श्रेया की आंखें पूछ रही थी, लेकिन शायद निहाल के पास कोई जवाब नहीं था। इस वजह से निहाल ने श्रेया के सवाल का जवाब देने की जगह अपना हाथ अपने सर से हटाया और अपने सर को घास में टिका दिया। उसकी नजरें अब आसमान को देखने लगी। श्रेया ने वंश के गाल पर किस करते हुए कहा, आपने मम्मा को क्यों नहीं उठाया वंश? मम्मा भी आपके और डैड के साथ खेलना पसंद करती। वंश ने बड़ा मासूम चेहरा बनाकर कहा, आपको भी खेलना है मम्मा, तो हम अब भी खेल सकते हैं, लेकिन सुबह डैड ने ही मुझे कहा कि मैं आपको सोने दूं। पता है डैड और मैं बहुत देर तक आपका चेहरा देख रहे थे।
श्रेया ने हैरान होते हुए तुरंत पूछा, लेकिन आप दोनों मेरा चेहरा क्यों देख रहे थे? वंश ने भी अपनी मम्मा की गाल पर अब एक किस करते हुए कहा, क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी सोते हुए मम्मा, और आप स्माइल भी कर रही थी, बहुत बिग वाली स्माइल। बात समझ में आते ही श्रेया ने कहा, अच्छा बच्चू, वैसे आज संडे है ना, तो मैंने सोचा था कि आपको पार्क लेके जाएंगे, और साथ में पैनकेक्स भी खाएंगे, व्हाट से? यस मम्मा, यस मुझे पैनकेक खाना है। और पार्क में बहुत सारी राइड्स भी होंगी ना? वंश की आंखें उत्साह से बड़ी बड़ी हो गई थी। यस वंश, वहाँ बहुत सी राइड्स होंगी और बहुत सारे आपकी उम्र के फ्रेंड्स भी तो होंगे। ये सुनते ही वंश काफी खुश हुआ। जब से वो चंडीगढ़ आया था, वो एक प्ले स्कूल तो जाया करता था, लेकिन शिमला के अपनी कॉलोनी के दोस्तों को वंश काफी याद किया करता। आज पार्क में जाकर दोस्त बनाने का ख्याल ही उसके उत्साह को दोगुना करने के लिए काफी था। अच्छा तो फिर आप जाओ, मम्मा ने आपके लिए कपड़े निकाल के रखे हैं बेड पर, आप शावर ले लो, फिर हम दोनों चलेंगे पार्क, ओके? वंश ने अब निहाल की तरफ देखकर पूछा, क्यों डैड नहीं जाएंगे क्या पार्क? श्रेया ने झट से कह दिया, नहीं बेटा, डैड को रेस्ट करना होगा ना, वैसे भी आप दोनों सुबह से प्ले कर रहे हो, है ना, तो डैड को अब रेस्ट करने दो। वंश ने इस बात को सुनकर एक मुंह बनाया, जैसे सोच रहा हो कि सुबह से खेलने के बाद भी जब वंश खुद थका नहीं है तो उसके डैड कैसे थक सकते हैं। लेकिन श्रेया ने जब दोबारा उसे गंभीरता से नहाकर तैयार होने के लिए कहा तो वंश चुपचाप अंदर चला गया। श्रेया अब खामोशी से चलकर निहाल के पास आई, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसी नींद आई तुम्हें कल रात को? निहाल को कल रात असलियत में सिर्फ 2 घंटे की ही नींद आई थी। रात को काफी लेट तक वो जागा हुआ था और अपने आप को श्रेया के बारे में सोचने से या उसे सोते हुए देखने से रोक रहा था। अकेले सोते हुए निहाल जितना नहीं छटपटाता था, उससे कहीं ज्यादा वो कल रात को डिस्टर्ब हुआ था। निहाल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं रोज तुम्हारे साथ सो पाऊंगा। आई नो हमने वंश से क्या प्रॉमिस किया था, लेकिन कोई ना कोई ऐसा बहाना मैं जरूर ढूंढ लूंगा जिससे उसे बुरा ना लगे। श्रेया को इस जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, खासकर इसलिए क्योंकि वो खुद कल काफी अच्छे से सोई थी। ओह, श्रेया ने कहा, अगर ऐसा है तो क्यों ना तुम अभी जाकर सो जाओ, वैसे भी मैं वंश को पास वाले पार्क लेकर जा रही हूँ, तो तुम्हें उसके साथ और खेलने की भी जरूरत नहीं है। अगले 3-4 घंटे वो तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। पर पार्क का नाम सुनकर निहाल ने कहा, तुम उसे ये पास वाले पार्क में ले जा रही हो? वहाँ काफी भीड़ आती है ना? हाँ भीड़ तो आती है, लेकिन संडे को तो बच्चों की सबसे ज्यादा भीड़ आती है, और अब जब हम यहाँ रहने वाले हैं, तो बेहतर यही होगा कि वंश आसपास के बच्चों के साथ दोस्ती भी कर ले। बचपन के इन दिनों में दोस्ती करना एक बहुत ही अहम बात होती है, बच्चों की ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी है। निहाल ने हामी में सर हिलाया और फिर उसकी आंखें श्रेया की आंखों से जा मिली। कुछ देर के लिए दोनों की आंखें यूं ही अटक गईं। जैसे ही दोनों की धड़कन तेज होने लगी, निहाल उठा और उठ के खड़ा हो गया। उसने श्रेया से कहा, तुम अच्छी लग रही हो आज, काफी फ्रेश। श्रेया को पता भी नहीं चला कि कब उसके गाल लाल हो गए और वो ब्लश करने लगी थी। पर निहाल उसे ब्लश करता हुआ देखने के लिए वहां रुका नहीं था। वो निकल के अपने मेंशन के अंदर चला गया था और श्रेया वहीं खड़ी रह गई थी, अपने चेहरे का गुलाबी रंग उतारते हुए। जब वंश तैयार होकर बाहर आया तो वो बिल्कुल किसी डॉल की तरह लग रहा था। श्रेया ने अपने बेटे को जोर से हग करते हुए कहा, माय हैंडसम सोन, रेडी टू गो। वंश ने सर हिलाते हुए हामी भरी और अपनी मम्मा का हाथ पकड़ा, लेकिन फिर वंश ने जोर से चिल्लाकर कहा, डैड। और श्रेया ने पलट कर देखा कि निहाल भी नहा धोकर नए कपड़े पहनकर बाहर आ रहा था मेंशन से, हालांकि उसकी आंखें काले चश्मे के पीछे अब छिप गई थी। वंश दौड़ के निहाल के पास आया और निहाल ने उसे गोद में उठाकर श्रेया से कहा, चलो चलें। श्रेया काफी सरप्राइज थी क्योंकि उसे नहीं लगा था कि पूरी रात न सो पाने के बावजूद निहाल उनके साथ पार्क जाना चाहेगा। वैसे भी श्रेया और निहाल ने वंश के साथ ऐसी चीजें एक साथ नहीं की थी। अक्सर दोनों वंश के साथ अकेले पार्क
या प्ले स्कूल या मॉल गए थे, लेकिन एक साथ पार्क जाना एक अलग ही अनुभव होने वाला था। वंश ने भी निहाल से अब पूछा, डैड क्या आप बिजी नहीं हो? मुझे तो लगा आप हमारे साथ नहीं आ रहे हो। नॉट एट ऑल बेटा, आपके और मम्मा के साथ पार्क जाने के लिए मैं कभी बिजी नहीं रहूंगा। निहाल ने इसके बाद श्रेया की तरफ देखा तो सही, लेकिन उसके काले चश्मे की वजह से श्रेया उसका भाव समझ ही नहीं पाई। खैर, जल्द ही वंश एक तरफ श्रेया का हाथ पकड़ के और एक तरफ निहाल का हाथ पकड़ के पार्क चला आया। वहां आते ही वंश इतना एक्साइटेड हो गया कि वो अपने माँ बाप का हाथ खींचते हुए फौरन ही झूलों के पास चला आया। श्रेया ने भी अब वंश का हाथ छोड़कर उसे अकेले ही खेलने जाने दिया। वंश तो झूलों के पास पहुंचते ही कुछ दूसरे बच्चों से दोस्ती कर बैठा और उनके झुंड में शामिल हो गया। श्रेया और निहाल एक साथ कुछ देर तक तो खड़े रहे, लेकिन फिर दोनों ने अपने अलग अलग रास्ते लिए और पार्क के दो कोनों में जा बैठे। दोनों के बीच कल रात से एक अजीब हिचकिचाहट आ गई थी। ये खासकर श्रेया को महसूस हो रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे निहाल को श्रेया के होने से कोई दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा था, इसलिए श्रेया भी समझ ही नहीं पाई। पार्क के दो अलग कोनों में जाकर जब ये दोनों बैठे तो उन्हें वहां दो अनजान साथी मिल गए। एक 70 साल का बूढ़ा आदमी निहाल के पास की सीट पर आकर बैठ गया और वहीं श्रेया के बगल में भी एक अधेड़ उम्र की आंटी बैठ गई थी। आंटी श्रेया की मुस्कान देखकर खुश हो रही थी। क्या इनमें से कोई तुम्हारा खुद का बेटा है? आंटी ने श्रेया से पूछा। श्रेया ने बच्चों की भीड़ में से किसी तरह से उंगली दिखाकर वंश को पहचाना। वो मेरा बेटा है, नीली पंत और व्हाइट शर्ट में। आंटी ने अपनी आंखों को छोटा करके दूर खेलते हुए बच्चों में से वंश को ढूंढकर कहा, वाह कितना प्यारा है, लेकिन इससे पहले तो कभी नहीं देखा। क्या तुम्हारा परिवार इस एरिया में नया है? श्रेया ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, हमें यहाँ कुछ ही दिन हुए हैं। वंश के पास खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं था, तो इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। अब उसे घर वापस ले जाना मुश्किल लग रहा है। इस बात पर श्रेया और आंटी दोनों ही हंस दिए। आंटी ने कहा, हाँ, ये बात तो सही कही। बचपन में रिश्ते जोड़ लेना कितना आसान होता है। हमें इस बात को पूरी जिंदगी याद रखना चाहिए, लेकिन वैसा हो नहीं पाता। क्या तुम यहाँ अकेले आए हो पुत्र, या तुम्हारे परिवार से और कोई भी है यहाँ? श्रेया आदत से मजबूर थी और कहने ही वाली थी कि वो अकेली यहाँ आई है, लेकिन तभी उसकी नजर दूर की बेंच पर बैठे निहाल के ऊपर चली गई, जो एक बूढ़े आदमी से बैठकर बातें कर रहा था। वंश के फादर भी यहाँ आए हैं आंटी, लेकिन हम दोनों। समझ गई। अधेड़ उम्र की आंटी ने श्रेया की बात को बीच में ही रोकते हुए कह दिया। एक जोड़े के बीच में लड़ाई होना तो आम बात है, अब वो तुम्हारी उम्र में हो या मेरी। मैं भी यहाँ सूरज के नाना से झगड़ा करके बैठी हूँ। वैसे भी दो प्यार करने वालों को अपने झगड़े पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना वो अपने प्यार पर देते हैं। श्रेया ने उन आंटी की बात को सीरियसली लेते हुए मुस्कुराते हुए बस सर हिलाया। वहीं गार्डन के दूसरी ओर निहाल की बात उन बूढ़े अंकल से चल रही थी, जो कुछ देर से उससे बात किए जा रहे थे। पुत्र, तू मेरी बात सीरियसली सुन ले। लड़ाई करने के बाद तुरंत वंश की माँ को सॉरी कभी नहीं बोलना। कुछ समय जाने देना, फिर सॉरी बोलना, लेकिन हाँ, सॉरी जरूर बोलना। वो क्या है कि औरतें थोड़ी सेंसिटिव हो ही जाती हैं, उनका वो हक है। ये समझकर सॉरी बोल देने में ही भलाई है, वरना जिंदगी भर खिचपिच चलती रहने दिए। निहाल ने कहा, इसका मतलब है कि आप कह रहे हो कि जब आपकी गलती नहीं होती है तब भी आप सॉरी कह देते हैं? और नहीं तो क्या पुत्र, आप किसकी गलती होती है ये तो असल में सिर्फ रब जानता है, लेकिन एक पति होने के नाते मैं अपना सॉरी बोलने का फर्ज निभा देता हूँ। ऐसा करने से चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, मेरे घर शांति बनी रहने दिए। निहाल और श्रेया यूं काफी देर तक बैठ के इस बूढ़े कपल से एक के बाद एक टिप्स लिए जा रहे थे, जब वंश दौड़ता हुआ पहले श्रेया के पास और फिर निहाल के पास गया और बोला, चलो ना डैड, मुझे अब घर जाना है। मम्मा, मुझे अब भूख लगी है, वंश अब जिद करने लगा। असल में उसके साथ खेल रहे सभी बच्चे भी अब घर जा रहे थे, लेकिन वंश की इस जिद ने श्रेया और निहाल को एक दूसरे के सामने ला दिया और उस बूढ़े कपल को भी, जो उन दोनों से बातें कर रहे थे।
अरे वाह, तो ये तुम दोनों का बेटा है। हेलो दादाजी, हेलो दादी माँ, कैसे हैं आप दोनों? वंश ने सिखाए गए मैनर्स के हिसाब से अपने सामने खड़े दोनों बुजुर्गों को हाय कहा। पर उसका ये कहना इतना क्यूट था कि वो बूढ़ा कपल एक दूसरे के बीच के फासले भी भूल गया। दरअसल उन दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी और नसीब ने उन्हें श्रेया और निहाल के पास भेज दिया था। और अब श्रेया और निहाल को एक साथ देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हो रहे थे। कितना प्यारा बच्चा है ये। तुम दोनों साथ में बहुत सुखी रहोगे बच्चों। शायद ये निहाल की मौजूदगी की वजह से हुआ था, लेकिन श्रेया का मुंह एक बार फिर पूरी तरह से लाल हो गया और वो ना चाहते हुए भी शर्माने लगी। ये देखकर बूढ़े आदमी ने कहा, ये तो आज भी शर्मांदी है। लगता सी इनकी शादी नई नई हुई है, जबकि इनका बेटा भी इतना बड़ा हो गया है। आखिर क्यों शर्मा रही थी बार श्रेया, और आखिर इस बूढ़े कपल ने ऐसी कौन सी बातें कही थी निहाल और श्रेया से? क्या उनकी बातों का असर निहाल और श्रेया की जिंदगी को बदलेगा, या एक बार फिर दोनों नदी के दो अलग किनारों की तरह दूर ही रह जाएंगे? एपिसोड 140 ट्विस्ट। श्रेया और निहाल एक कपल की तरह पार्क से वापस लौट रहे थे। वंश उन दोनों के बीच में चल था, लेकिन अब भी उन अंकल और आंटी की बातें श्रेया और निहाल के दिमाग में गोल गोल घूम रही थी। क्या श्रेया को इस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए था कि आज उसे वंश को अकेले बड़ा नहीं करना पड़ रहा है, कि आज निहाल उसे सपोर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है? और क्या निहाल को श्रेया का सिर्फ साथ नहीं, उसका दिल भी जीत लेना चाहिए? क्या शादी के लिए उसका हाथ मांगना काफी नहीं था? क्या उसे वंश के साथ साथ अपने परिवार को भी जोड़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए? वही वंश आज दुनिया का सबसे खुश बच्चा था, क्योंकि उसे मम्मा और डैड का साथ मिल गया था। संडे को दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए पार्क मिल गया था, और अब वो उन दोनों का हाथ पकड़ के घर जा रहा था, जहां उसकी दादी उसे खूब सारा अच्छा खाना खिलाने वाली थी। तभी श्रेया, वंश और निहाल तीनों को ही आंखों में एक बड़ी सी लाइट की चमक लगी। वंश भले ही कुछ ना समझ सका, लेकिन श्रेया और निहाल समझ गए थे कि ये किसी कैमरा के फ्लैश का काम था, यानी कि आसपास कोई उनकी तस्वीर खींच रहा था। इस फ्लैश के आते ही निहाल को वक्त नहीं लगा उस गाड़ी को पहचानने में, जिसमें एक आदमी बैठा हुआ था और उनकी तस्वीर खींच रहा था। निहाल ने उस गाड़ी की तरफ दौड़ लगाई, जबकि श्रेया ने वंश को खींच के अपनी बाहों में समेट लिया। श्रेया को तो समझ में ही नहीं आया कि आखिर क्यों कोई उनकी तस्वीर यूं चुपके से खींचेगा। लेकिन निहाल ऐसे कई फोटोग्राफर को जानता था जो उसकी तस्वीर खींच के पेज 3 को बेचा करते थे, और ऐसे लोगों से निहाल को बहुत चिढ़ थी। लेकिन कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि फोटो खींचने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि प्राइवेट डिटेक्टिव मनोज था, जिसे रौनक ने श्रेया और निहाल के पीछे लगाया था। मनोज ने जब निहाल को अपने पास आते हुए देखा तो वो घबरा कर अपना कैमरा अंदर रखने लगा और फिर गाड़ी चलाकर भागने की कोशिश करने लगा। वैसे तो मनोज अपने काम में बहुत अच्छा था और कभी किसी को कानों कान खबर नहीं होती थी कि वो किसी को फॉलो भी कर रहा है, लेकिन आज उसके हाथ से गलती से वो फ्लैश अपने आप ही चल गया था। मनोज ने खिड़की बंद कर ली और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन तब तक निहाल शेरगिल ने उसका रास्ता रोक लिया था। मनोज ने तो गाड़ी बैक करने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी गाड़ी का पीछे वाला गेट खुला रह गया था और इसी वजह से निहाल गाड़ी के अंदर घुसने में कामयाब रहा। निहाल ने मनोज के गले को पकड़ के उसके बाजू वाली सीट पर रखे कैमरे को उठाया और धमकी देते हुए पूछा, क्यों खींच रहे थे मेरी तस्वीर तुम? किस न्यूज़पेपर के लिए काम करते हो, बताओ? मनोज पहले चुप रहा और फिर उसने झूठ बोलने की भी कोशिश की। नहीं सर, क्या बोल रहे हो आप? मैं किसी न्यूज़पेपर से नहीं आया हूँ, मैं तो बस स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा था। आप मुझ पर क्यों शक कर रहे हैं? ये देखिए, मैं एक मामूली फोटोग्राफर हूँ, बस मीडिया में काम नहीं करता सर। पर निहाल ने मनोज जैसे कई फोटोग्राफर को झूठ बोलते हुए भी सुना था, इसलिए उसने तुरंत ही कैमरा खोलकर देखा। कैमरे के अंदर पार्क से लेकर अभी तक के श्रेया और निहाल के कई सारे फोटो थे। लेकिन निहाल का दिमाग तब खराब हुआ जब उसने इस आदमी के कैमरे में कई सारी तस्वीरें देखी जो सिर्फ वंश की थी। आखिर क्या इरादा था इस आदमी का?
कहीं ये वंश को किडनैप तो नहीं करना चाहता था। निहाल के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था कि अपनी खींची हुई तस्वीरों से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अपने बेटे को वो किसी तरह से भी एक्सपोज नहीं होने देगा। इसी इरादे से उसने धमकी दी, अभी पुलिस कमिश्नर को फोन करके ना तुम्हारी ये स्ट्रीट फोटोग्राफी दिखाता हूँ, फिर तुम्हारा सब सच बाहर आ जाएगा। मनोज निहाल की इस धमकी से सकपका गया। नहीं सर, ऐसा मत करो। इतना कहकर मनोज ने एक मौका ढूंढा और वो दौड़ के गाड़ी से बाहर निकल गया। निहाल ने एक पल के लिए अपना हाथ क्या ढीला छोड़ा था। अगले ही पल वो गाड़ी में अकेला बैठा हुआ था और मनोज दौड़ के श्रेया और वंश की तरफ भाग रहा था। यूं मनोज को पागलपन में श्रेया की तरफ भागता देख निहाल बहुत ज्यादा डर गया। उसे लगा कि ये आदमी जरूर कोई किडनैपर है जो श्रेया और वंश को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसलिए निहाल ने भी वक्त ना गंवाते हुए मनोज के पीछे दौड़ लगाई। श्रेया के लिए ये सब कुछ बहुत अजीब था और सब बड़ी तेजी से हो रहा था। जैसे ही उसने अपनी तरफ आते हुए आदमी को देखा तो उसे भी यकीन हो गया कि ये आदमी कोई गुंडा है। उसने आसपास देखकर एक बड़ा पत्थर अपने हाथ में उठा लिया और वंश को अपने पीछे छुपा दिया और इस आदमी का सामना करने के लिए तैयार हो गई। श्रेया देख पा रही थी कि उसके पीछे निहाल भी दौड़ रहा था और उसे यही उम्मीद थी कि समय रहते निहाल उसके पास आ जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा था। इसलिए अपने बच्चे को बचाने के लिए श्रेया पूरी तरह से तैयार थी। पर जैसा निहाल और श्रेया सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मनोज ने श्रेया को पत्थर के साथ अटैक करता हुआ देखा और पीछे निहाल को भागता हुआ देखा तो उसके पास एक ही चारा था और उसने वही किया जो उसे इस वक्त सबसे जायज लगा। मनोज श्रेया से कुछ दूर ही अपने घुटनों पर बैठ गया और उसने हाथ जोड़ते हुए अपना सर अपने हाथ के नीचे दबा लिया और बोला, प्लीज मैडम, प्लीज मेरी बात सुनिए, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। प्लीज मुझे बात करने का एक मौका दीजिए। जैसे ही श्रेया के कानों में मनोज की आवाज पहुंची वो काफी शॉक्ड हो गई। उसने अपने हाथ का पत्थर नीचे नहीं फेंका, लेकिन उसने इशारे से निहाल को रोक दिया। निहाल भी मनोज को श्रेया के पैर के पास बेबस गिरा हुआ देखकर हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा, क्या तुम इसे जानती हो श्रेया? नहीं, मैं इसे नहीं जानती, लेकिन इसका कहना है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। निहाल ने इस बात को सुनकर मनोज को उसके बालों से खींचा और कहा, तू पुलिस वालों की मार खाकर ही सच उगलेगा, है ना? और तभी छोटे से वंश के मुंह से एक हल्की सी आह निकली। निहाल और श्रेया ने पाया कि वंश काफी डरा हुआ था और श्रेया के पीछे खड़े होकर भी उसका शरीर कांप रहा था और वो श्रेया के कपड़ों को अपनी मुट्ठी में जोर से पकड़ के खड़ा था। श्रेया ने वंश को अपनी गोद में उठाकर प्यार से कहा, हे वंश, कुछ नहीं हुआ है चैम्प। देखो डैड ने बैड आदमी को पकड़ लिया है ना, अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। चलो हम घर चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। पर वंश की आंखों से आंसू भी गिरने लगे थे क्योंकि उसे लग रहा था जैसे निहाल के साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि निहाल इतने गुस्से में था और मनोज को अब भी उसने बड़ी ताकत से जकड़ के रखा था। निहाल ने भी अपनी गलती समझी और मनोज को उठकर खड़े होने को कहा, चल खड़ा हो। मेरे बेटे के आंसू इस वक्त तेरी जिंदगी बचा रहे हैं, बस इतना याद रखना, अगर भागने की कोशिश की तो फिर से पकड़ने में कामयाब हो जाऊंगा और इस बार मेरे बेटे के बहते आंसू भी मुझे नहीं रोकेंगे। पुलिस के पास तो तू जाएगा ही, बाकी की पूरी जिंदगी इस शहर में नजर नहीं आएगा, समझा? इसलिए कोई होशियारी नहीं। मनोज चुपचाप खड़ा हो गया और पास ही शेरगिल मेंशन के अंदर चला गया। निहाल ने एक पल के लिए भी उसका कॉलर नहीं छोड़ा था। एक बार वो सब मेंशन पहुंच गए तो श्रेया ने जल्दी से वंश को मोनिका शेरगिल के हवाले किया और खुद निहाल के पास आ गई। आखिर उस आदमी ने श्रेया को इस पूरी वारदात के लिए जिम्मेदार ठहराया था। अब श्रेया का ये जानना जरूरी था कि उसके साथ ये क्यों हो रहा है। जब श्रेया निहाल के पास पहुंची तो वो मेंशन के पीछे वाले हिस्से के सर्वेंट क्वार्टर में थे। वहां निहाल ने मनोज के हाथों को एक साधारण रस्सी से बांधा हुआ था और वो उससे बार बार सवाल पूछ रहा था, बता सच क्या है? क्या तुझे किसी ने किडनैपिंग के लिए भेजा है?
हमारी इतनी सारी तस्वीरें कैसे थी तेरे कैमरा में? तू कोई मामूली फोटोग्राफर तो नहीं है। और ये भी मान लिया मैंने कि तू मीडिया के साथ भी नहीं है। लेकिन तेरे इरादे सही नहीं है। अब पुलिस यहाँ पे किसी भी पल पहुंच जाएगी और उनको जवाब देने से बेहतर होगा कि तू मुझे जवाब दे। चंडीगढ़ की पुलिस को हल्के में लेना तेरी बहुत बड़ी गलती होगी। पर मनोज श्रेया को यूं देखने लगा कि किसी को भी तरस आ जाए। मैडम प्लीज आप सर को समझाओ ना कि मैं किडनैपर नहीं हूँ। मैं आपको सब सच बता दूंगा, लेकिन आपको भी मेरी मदद करनी होगी। निहाल भी इस बात से उतना ही हैरान था जितनी श्रेया। ठीक है, अगर सच बता रहे हो तो मैं सुनने को तैयार हूँ, लेकिन बात सच ही होनी चाहिए। निहाल एक मिनट मुझे इससे बात करने का मौका दो। निहाल को ये सही तो नहीं लग रहा था, लेकिन अब तक उसके इस्तेमाल किए तरीके से उसे कोई जवाब नहीं मिल पाया था, इसलिए अब उसने श्रेया को ट्राई करने दिया। लेकिन फिर भी निहाल पूरे समय श्रेया के सामने एक ढाल बनकर खड़ा हुआ था। उसे श्रेया की काफी चिंता हो रही थी और वो किसी भी हाल में श्रेया को किसी भी तरह का जोखिम उठाने नहीं देगा। ये तय था। श्रेया इस सिचुएशन को खुद भी काफी सीरियसली ले रही थी। ये आदमी उसके बेटे की तरफ दौड़ता हुआ आया था, इसलिए उसके दिल में इस अनजान आदमी के लिए बिल्कुल भी दया नहीं थी। फिर भी इस आदमी को सुनना ही सच जानने का इकलौता तरीका था। एक ही झटके में मनोज ने भी सारा सच उगल दिया। वो आपके एक्स हस्बैंड हैं ना? रौनक साहब, उन्होंने ही मुझे भेजा है। कहा आप पर नजर रखनी है। वो आपकी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे, खासकर ये कि आपकी जिंदगी में जो मर्द है वो कौन है। और तुमने उन्हें कुछ बताया है अब तक? श्रेया की आवाज कांप रही थी। रौनक ने उसका पीछा करने के लिए किसी को पैसे दिए हैं, ये बात उसे अंदर तक हिला गई थी। लेकिन इस वक्त उसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखानी थी, इसलिए एक सीधे सहज अंदाज में उसने मनोज से आगे की बातें भी पूछ ली। मनोज ने भी सोचा था कि श्रेया को ये बात इतनी परेशान कर जाएगी कि मनोज को इस सिचुएशन से बच निकलने का मौका मिल जाएगा, लेकिन श्रेया के गंभीर अंदाज ने उसे सारी बात उगलने पर मजबूर कर दिया। मैडम, रौनक सर को 2 दिन पहले मैंने सर के बारे में, मतलब निहाल सर के बारे में बताया। लेकिन ये बात तो तब मुझे भी नहीं पता थी कि आप दोनों का एक बच्चा भी है। इसका मतलब है कि रौनक को निहाल के बारे में पता है, लेकिन श्रेया इस आदमी के सामने वंश का नाम तक लेने से कतरा गई और उसने पलटकर सीधा निहाल की आंखों में देखा और फिर एक ही इशारे में कमरे से बाहर निकल गई। जब श्रेया कमरे से बाहर निकली तब उसे पूरी तरह से अपने अंदर छूट रही कपकपी का एहसास हुआ। उसका पूरा बदन ठिठुर रहा था। निहाल उसके बगल में आकर खड़ा हुआ। उसे लगा जैसे श्रेया किसी तरह के स्ट्रेस में है, और उसने श्रेया के कंधे को पकड़ के उसे सहारा देते हुए कहा, श्रेया, आर यू ओके? और साथ ही निहाल ने पास में खड़े एक नौकर से कहकर नींबू पानी मंगवाया। श्रेया प्लीज यहाँ बैठ जाओ। देखो सब ठीक हो जाएगा। रौनक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना श्रेया, मैं सब ठीक कर दूंगा। पर श्रेया का दिमाग इस समय बुरी तरह से दौड़ रहा था, क्योंकि उसे कोई मसीहा या सेवियर नहीं चाहिए था। वो जानती थी कि रौनक और नताशा किस तरह के लोग हैं, और इसलिए उसे ये भी पता था कि चाहे कुछ भी हो, उसे खुद ही अपने आप को और अपने बेटे को प्रोटेक्ट करना होगा। श्रेया ने निहाल का सहारा पाकर जोर से कई बार लंबी सांस खींची, फिर कुछ ही मिनट में उसे बेहतर महसूस हुआ। तब जाकर श्रेया अपनी बात ठीक से कह पाई, देखो निहाल, अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है ना, तो इस बारे में तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। मैं अपनी बहन नताशा को और अपने एक्स हस्बैंड रौनक को सबसे बेहतर तरीके से जानती हूँ। ये उनके लिए बहुत पर्सनल है, और वो मौका ढूंढेंगे बार बार मुझे बेइज्जत करने का, लेकिन जब तक वो मुझ पर अटैक करते रहें, तब तक सब सही है। लेकिन जिस दिन उन्होंने वंश को टारगेट किया, उस दिन मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मेरे पास एक प्लान है। क्या उस प्लान को कामयाब करने के लिए तुम मेरा साथ दोगे? पिछले आधे घंटे में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद वैसे भी निहाल खुद को बहुत मजबूर महसूस कर रहा था। ऐसे में निहाल का श्रेया के लिए प्रोटेक्टिव महसूस करना लाजमी ही था।
इसी फीलिंग के साथ निहाल श्रेया के ठीक सामने बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर उसकी गहरी झील सी आंखों में झांक कर निहाल ने ये साफ कर दिया कि वो हर सिचुएशन में श्रेया के साथ खड़ा है। मैं हूँ श्रेया, तुम्हें जो भी चाहिए, हर उस चीज के लिए मैं यही हूँ, तुम बस बताओ मुझे कि करना क्या है। निहाल का साथ पाकर श्रेया की भी हिम्मत बंध गई। उसने तुरंत ही अपने दिमाग में बनाए हुए प्लान को और भी पक्के तरीके से सोच लिया और ये भी तय कर लिया कि उस पर अत्याचार करने वालों को वो अब यूं ही जाने नहीं देगी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।